मैं सिर्फ एक रात की दुल्हन बनने जा रही थी। एक रात की दुल्हन बनकर मुझे 20 लाख मिलने वाले थे। जब मैं दुल्हन बनकर मेरे होने वाले शौहर की पहली बीवी के सामने आई तो वो मेरी तारीफ कर रही थी। पता नहीं क्यों वो अपने शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। खैर जो भी है वो इसकी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं 20 लाख का सुनकर बहुत से ख्वाब सजा लिए थे। फिर एक रात की सुहाग रात सोचती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पता नहीं मेरे होने वाला शौहर मेरे साथ इस एक रात में मुझे कैसा प्यार करेगा। यही सोच सोचकर मैं परेशान हो रही थी। लेकिन जैसे ही मेरे एक दिन का शौहर कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में बहुत अंधेरा था और धीरे धीरे मेरे शौहर का हाथ मेरी टांगों में रेंगता हुआ आया और जब इसने अपनी उंगलियों से मेरे तो मेरी चीखें निकल गई और जब मैंने हाथ पैर मारना शुरू किया तो गलती से लाइट ऑन हो गई और जैसे ही मेरी शौहर पर नजर पड़ी तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि शौहर के हाथ तो वो औरत हद दर्जा हसीन थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे हर देखने वाला बेइख्तियार इसकी तरफ खींच जाए। इसने ना सिर्फ अपनी खूबसूरती से सबको मुतासिर किया बल्कि मुझे भी अपनी तरह खूबसूरत बना दिया। मैं तो हमेशा से ये काम सी सीधी सादी लड़की थी, लेकिन आज आईने में खुद को देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं ही हूँ। वो मेकअप कर रही थी, मेरा लिबास संवार रही थी और हर बार जब मेरी तरफ देखती एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ जाती। आज वो मुझे दुल्हन बना रही थी, क्योंकि आज मेरी शादी थी और मेरी शादी इसी के शौहर से हुई थी। ये सोचकर मेरे दिल में अजीब सी हलचल मच गई। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, आप खुद इतनी खूबसूरत और नाज़नीन हैं, फिर आपने अपने शौहर की शादी मुझसे क्यों करवाई? वह हल्की से मुस्कुराई। इसके चेहरे पर एक पुरअसरार सुकून था। आहिस्ता से बोली, तुम्हें भी आज सब समझ आ जाएगा। जो बात मैंने तुम्हें समझाई थी याद है ना? मैंने धीरे से कहा, जी मुझे याद है। वो चुपचाप सर हिलाने लगी और फिर बड़ी मोहब्बत से मेरा दुपट्टा दुरुस्त किया, मेरे बाल संवारे, खुशबूदार परफ्यूम लगाया। इसके हाथों की नरमी मेरे दिल तक उतर गई। फिर वो मुझे अपने घर ले गई। इसका घर बहुत शानदार और परशिकवा था, जैसे किसी महल की झलक। वहां खामोशी छाई हुई थी, ना कोई मुलाजिम ना कोई शोर। मैंने इर्द गिर्द देखा तो इसका शौहर कहीं नजर नहीं आया। मैंने हल्की आवाज में कहा, मैंने तो अभी तक इन्हें देखा भी नहीं। आपने मेरी शादी अपने शौहर से करवाई, मगर वो है कहाँ? वो आहिस्ता से मुस्कुराई, जैसे कोई राज छुपाए बैठी हो, और बोली, आज की रात तुम खुद देख लोगी। अब तो वो तुम्हारे भी शौहर हैं, मैं इन्हें तुम्हारे पास भेजती हूँ। यह कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। मैं कमरे में अकेली रह गई। कमरा बहुत बड़ा था, खुशबू से भरा हुआ और हर चीज पर अमीरी की झलक दिखा रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं अपने होने वाले शौहर का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला। मैं चौंक गई। वो अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी, मेरे लबों से एक हल्की सी सुसक्की निकली। ये तो एक लंबा मजबूत जिस्म वाला 6 फुट का दराज कद आदमी था। मैं इसे हैरत से तकने लगी। लम्हा भर को ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो, और जब मैंने इस आदमी की शक्ल देखी तो मेरी सांस जैसे रुक सी गई। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। खौफ, हैरत और नफरत, तीनों एहसासात एक साथ मेरे दिल पर तूफान बनकर टूट पड़े। मैंने कांपते हुए दोनों हाथों से अपना लहंगा थामा और फौरन दरवाजे की तरफ दौड़ने लगी। मेरे दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, मुझे यहाँ से निकलना है, अभी इसी वक्त। मैं इस कमरे में एक लम्हा भी मजीद नहीं रह सकती थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस आदमी के साथ जिंदगी का 1 घंटा भी गुजारूं। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंची, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसकी गिरफ्त मजबूत थी, जैसे वो जानता हो कि मैं भागने वाली हूँ। वो गहरी आवाज में बोला, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो मेरी बीवी हो अब। मैंने इसकी आंखों में देखा। आंसू मेरी पलकों पर लरसने लगे। मुझे जाने दो, मैंने लरसती आवाज में कहा। अब मुझे सब समझ आ गया है कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी दूसरी शादी इतनी खुशी से क्यों करवाई थी। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो मेरे करीब आकर धीरे से मेरे कान में कुछ बोला और इस एक जुमले ने मेरे वजूद की बुनियादें हिला दी। मैं वो सुनकर जमीन पर गिर गई, सजदे में।
मेरे जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। मेरे कानों में इसके अल्फाज गूंज रहे थे, आज की रात मैं और तुम सिर्फ मेरे नहीं, मेरे बाबा के लिए भी हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। यादें एक एक करके ज़हन में आने लगी। मेरे बाबा जो अब इस दुनिया में नहीं थे, मेरी माँ जो दिन रात मेरी फिक्र में कमजोर हो गई थी, और वो छोटी बहनें जिनके मासूम आंखों में भूख के आंसू सूख गए थे। मैंने जमीन पर गिरते हुए आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैंने ये जिंदगी मांगी थी या नसीब। मेरे कानों में अम्मी की बातें गूंजने लगी। बेटी, तू ही बड़ी है, तू ही सहारा है। अगर तूने कुछ न किया तो हम सब क्या करेंगे। मैं बेबस थी। मेरे सामने या तो भूख थी या वो रास्ता जिसे माशरा गुनाह कहता है। और औरत अगर इस रास्ते पर कदम रखती भी है तो अपनी खुशी से नहीं, मजबूरी से रखती है। मैंने बहनों के चेहरे याद किए। वो 2 दिन से भूखी थी, फिर भी हंसकर कहती थी, बाजी कोई बात नहीं, अल्लाह है ना कुछ हो जाएगा। आज मैं घर से सिर्फ एक ही इरादे से निकली थी कि किसी तरह इनके लिए रोटी का इंतजाम करके आऊं, लेकिन किस्मत ने मेरे सामने जो रास्ता रखा वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक और कड़वा था। मैं बाजार के ये कोने में बैठी थी कि अचानक 2 औरतें मेरे करीब आ बैठी। इनकी नजरें गहरी और बातों में यह गजब असर था। मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि वही लम्हा मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा और मुझे यह कैसे खेल में ढकेल देगा जिससे निकलना मुमकिन ना होगा। पहले तो मैं बहुत ख्वार हुई थी, दर दर के चक्कर लगाए, कई जगह गई, मगर किसी ने कोई मदद ना की। जब हर दरवाजा बंद होता दिखाई दिया तो मैं थक कर एक पुराने बेंच पर आकर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। दिल में बस एक ही सोच थी, आखिर जिंदगी मुझसे क्या चाहती है। मेरे इर्द गिर्द चंद औरतें बैठी थी जो आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थी। इनकी सरगोशियां मेरे कानों तक पहुंच रही थी, मगर अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। इतने में अचानक एक औरत ने बुलंद आवाज में कुछ कहा। मैं चौंक गई। एक औरत बोली, लगता है वो पागल हो गई है, ऐसी बातें कौन करता है भला। फिर दूसरी औरत बोली, पागल नहीं, मौका देखो। अगर मैं कुंवारी होती ना तो ऐसे मौके को कभी हाथ से न जाने देती। सिर्फ एक रात के लाखों रुपये, कौन देता है इतने पैसे। ये जुमला मेरे दिल में गूंज गया। मैं हैरान रह गई। एक रात के लाखों रुपये मतलब क्या है। मेरे जहन में हजारों सवाल गूंजने लगे। मैंने खुद पर काबू पाते हुए इन औरतों से पूछा, ये सब बातें कहाँ हो रही हैं? कौन है जो ऐसे पैसे दे रहा है? वो दोनों एक दूसरे को देखकर धीरे से बोली, वो सामने पार्क के दूसरे कोने में एक औरत बैठी है, पागल लगती है, कहती है कि वो ये सब अपने शौहर के लिए कर रही है। जो लड़की इसके साथ एक रात गुजारेगी इसे वो लाखों रुपये दे देगी। यह सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मेरा दिल कांपने लगा। मैं सोचने लगी, ये दुनिया कितनी अजीब है। यहाँ हर चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी है, एक दुख, एक मजबूरी। किसी को क्या मालूम कि मैं भी घर से किस नीयत से निकली थी। मेरा मकसद गुनाह नहीं, बस एक रोटी का इंतजाम था। अगर वाकई एक रात के बदले लाखों रुपये मिल सकते थे तो क्या मैं अपने बहनों के खाली पेट यूं ही देखती रहती। दिल ने एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट महसूस की, मगर फिर मजबूरी ने सब आवाजें दबा दी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस समझ चलने लगी जिसका वो जिक्र कर रही थी। पार्क के दूसरे किनारे वाकई एक औरत खड़ी थी। वो उम्र में मुझसे कुछ बड़ी थी, मगर इसके चेहरे पर अजीब सा सुकून और दर्द दोनों झलक रहे थे। वो हर आने जाने वाली औरत को गौर से देख रही थी, जैसे किसी खास चेहरे की तलाश हो। मैंने देखा वहाँ कई और लड़कियां भी खड़ी थी, सब अपनी अपनी कहानियों में उलझी, अपनी मजबूरियों से शिकस्त। मुझे लगा जैसे सब मेरी जैसी थी, मगर कुछ देर बाद एहसास हुआ कि इनमें से कोई भी वाकई संजीदा नहीं थी। कुछ तमाशाबीन, कुछ लालची और कुछ सिर्फ तजस्सुस में वहां थी। मैं खामोशी से एक दरख्त के साए तले खड़ी रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी आंखों में बहनों के चेहरे घूमने लगे और मैं सोच रही थी कि अगर किस्मत ने यही मोड़ लिखा है तो क्या मैं इसे बदल सकती हूँ, या बस इसी राह पर चलना मेरी तकदीर है। लोगों को तो शक था, फिजा में सरगोशियां गूंज रही थी, मगर मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। अब मेरे लिए सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, अपने घर के लिए, अपनी बहनों के लिए कुछ करना। मैंने इस औरत की तरफ देखकर मजबूत लहजे में कहा, मैं तैयार हूँ।
वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ तुम तो हो भी बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम जैसी लड़की ही मुझे चाहिए थी। इसके लहजे में कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब सा लगा, जैसे वो मेरे चेहरे से ज्यादा मेरे नसीब को देख रही हो। मेरे दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई, लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी, शायद यही सब मेरी किस्मत में लिखा था, और जब कोई चीज नसीब में लिखी जाती है तो वो खुद ही पूरी हो जाती है, चाहे इंसान चाहे या ना चाहे। वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ थामा और मुझे अपनी गाड़ी की तरफ ले गई। गाड़ी बिल्कुल नई और महंगी थी। जैसे ही मैं अंदर बैठी, ठंडी हवा ने मेरे चेहरे को छुआ, सारी थकन लम्हे भर को गायब हो गई, मगर दिमाग ने तेजी से सोचने लगा। मैंने आहिस्ता से पूछा, अब तो बता दे, असल में बात क्या है? आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो पुरसुकून अंदाज में बोली, मैं तुम्हें कोई तफसील नहीं बताने वाली, तुम्हें बस एक काम करना है। मेरे शौहर के साथ एक रात गुजारनी है और बदले में तुम्हें लाखों रुपये मिलेंगे। मेरा दिल एक लम्हे को रुक सा गया। मैंने हैरान होकर कहा, कितने रुपये? वो बोली, 20 लाख। 20 लाख? मैंने बेयकीनी से दोहराया। मेरे ज़हन में एक लम्हे के लिए अम्मी, बहनों, घर का खाली चूल्हा, सब तस्वीरें बन गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कहीं आप कुछ और तो नहीं करने वाली? वो हल्का सा हंसी, मगर इस हंसी में दुख छुपा था। बोली, इससे बुरा और क्या हो सकता है बेटी? मैं खामोश हो गई। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार मैंने सर झुकाकर कहा, ठीक है, अगर सिर्फ एक रात का काम है तो मैं तैयार हूँ। वो मुतमईन होकर बोली, हाँ बस एक रात का काम। मैंने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, फिर एक शर्त मेरी भी है। वो चौंक कर बोली, कौन सी शर्त? क्या तुम तैयार नहीं हो? मैंने नजरें झुकाए हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप अपने शौहर से मेरा निकाह करवा दें। मैं चाहती हूँ कि ये सब गुनाह न बने, हलाल हो जाए। कुछ लम्हे के लिए वो खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें दुल्हन जरूर बनाऊंगी। इसके अल्फाज में एक अजीब सा यकीन था, मगर इस यकीन के पीछे कोई राज छुपा महसूस हो रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात मेरी जिंदगी का सबसे भारी इम्तिहान बनने वाली है। वो हल्की से मुस्कुराई और बोली, शायद तुम्हारा निकाह भी करवा दूं। मैंने फौरन बात काट दी, नहीं, शायद नहीं। देखिए, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। अगर कुछ करना है तो निकाह लाजमी होगा। मेरी संजीदा बात सुनकर वो अचानक हंसने लगी। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, आप हंस क्यों रही है? लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, ठीक है, चलो तुम्हारा निकाह भी करवा देंगे। मुझे यकीन नहीं था कि वो सच बोल रही है या नहीं, मगर मैंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए चुपचाप सर हिला दिया। दिल के किसी कोने में ये कमजोर सी आस जाग उठी थी कि शायद ये सब हलाल तरीके से हो जाए। मैंने मौका देखकर घर फोन किया। अम्मी फिक्रमंद आवाज में बोली, बेटी कहाँ है तू? मैंने जल्दी से जवाब दिया, अम्मी मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन आज नाइट ड्यूटी है, सुबह वापस आ जाऊंगी। उन्होंने मजीद सवाल पूछना चाहे, मगर मैंने जल्दी से बात बदल दी ताकि वो कुछ न समझ सके। फोन बंद करते ही वो औरत बोली, चलो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पार्लर भी ले जाना है, तुम पर तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। हम दोनों एक बड़े ब्यूटी पार्लर पहुंच गए। वहां की चमक धमक, खुशबू और आईनों की रोशनी ने मुझे लम्हा भर के लिए सब कुछ भुला दिया। 5 बजे तक तैयारी मुकम्मल हो गई। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं हैरत से खामोश रह गई। मैं वही आम सी लड़की थी, मगर आज आईने में जो चेहरा नजर आ रहा था वो किसी परियों जैसा लग रहा था। मेरे हाथों में चूड़ियां, बालों में गजरे और चेहरे पर दुल्हन जैसी शर्म। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी हसीन लग सकती हूँ। मेरे चेहरे पर जो खुशबू और रंग चमक रहे थे वो शायद इस औरत के हाथों की कारीगरी थी। वो वाकई कमाल की नजर रखती थी। लेकिन जैसे ही मैंने इसकी तरफ देखा तो दिल में एक सवाल जागा, ये औरत खुद भी इतनी खूबसूरत है, फिर अपने शौहर की शादी मुझसे क्यों करवा रही है? क्या वाकई ये सब सिर्फ पैसों का खेल है या इसके पीछे कोई और राज है? जब मेरी सारी तैयारी मुकम्मल हो गई तो इसने मुझे एक शानदार सूट पहनाकर एक जानिब बिठा दिया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, मगर दिल के अंदर तूफान मचा हुआ था। वो आई, मेरे करीब आकर बैठ गई। इसने मुझे सर से पांव तक बगौर देखा, जैसे हर चीज को परख रही हो, लेकिन इसके चेहरे पर कोई तासिर नहीं था, ना खुशी, ना दुख, ना फख्र। मैंने आहिस्ता से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ?
इसने हल्की सी नजर उठाई और बेजाहिर लापरवाही से बोली, मुझे पता है तुम क्या पूछने वाली हो। अच्छा पूछ लो। इसकी नजरें अब भी फोन की स्क्रीन पर जमी थी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, आप वाकई अपने शौहर से मेरी शादी करवा रही हैं? यह सवाल फिजा में ठहर गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और इसकी खामोशी ने मेरे अंदर खौफ की एक सर्द लहर दौड़ा दी। मैंने इसे देखते हुए आहिस्ता से कहा, आप ये सब कुछ करवा रही हैं, लेकिन सिर्फ एक रात के लिए। क्या मुझे ये जानने का हक नहीं कि असल में हो क्या रहा है? वो मेरी बात सुनकर जरा मुस्कुराई, जैसे इसे पहले से अंदाजा था मैं यही सवाल करूंगी। हाँ, तुम्हें पूछने का हक तो है, उसने पुरसुकून लहजे में कहा, लेकिन सब कुछ तुम्हें वक्त आने पर बता दूंगी। फिलहाल तुम बस ये बताओ कि तुम्हारे पास कोई अकाउंट नंबर है, मैं तुम्हारे 10 लाख अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। मैंने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से कहा, बेगम साहब, गरीबों के कहाँ अकाउंट होते हैं? आप मुझे ये रकम हाथ के हाथ दे दीजिए, यही बेहतर होगा। वो हल्का सा हंसी। अच्छा तो फिर किसी को बुला लो जिसके हाथ पैसे भिजवा दूं। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, किसी को मत बुलाएं, मुझे आप पर भरोसा है, मैं सुबह खुद ही पैसे लेकर चली जाऊंगी। ये सुनते ही वो बोली, ठीक है, लेकिन तुम परेशान क्यों लग रही हो? निकाह तो तुम्हारा अभी होने वाला है ना, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और फिर वो वाकई मौलवी साहब को बुला लाई। कुछ ही देर में 4 गवाह भी कमरे में दाखिल हो गए। इसने निकाहनामा सामने रखते हुए कहा, मेरे शौहर ने इस पर पहले ही दस्तखत कर दिए हैं, अब तुम भी कर दो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जैसे ही कागज की तरफ देखा, वाकई इस पर दस्तखत मौजूद थे। मैंने लरजते हाथों से अपना नाम लिख दिया। एक लम्हे के लिए दिल को सुकून सा मिला, जैसे सब कुछ बाकायदा तरीके से हुआ हो। वो बोली, लेकिन याद रखो, ये निकाह सिर्फ एक दिन के लिए है। मेरे दिल में हलचल मच गई और इसी दौरान उसने मेरा वीडियो भी बना लिया। मैंने चौंक कर पूछा, ये वीडियो क्यों बना रही है? वो बोली, ये सब सबूत के लिए है, ताकि कल को तुम अपनी बात से मुकर ना जाओ। मैं खामोश हो गई, क्योंकि मुझे अपनी बात से फिरने की कोई वजह नहीं थी। आखिर मुझे 20 लाख रुपए मिलने वाले थे। मैंने दिल में सोच लिया था कि इन पैसों से मैं एक छोटी सी दुकान खोल लूंगी, इज्जत के साथ रिज़्क़ हलाल कमाऊंगी। लेकिन दिल के किसी कोने में अजीब सा तरफ था, यह खलश जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैं सोच रही थी, अगर मेरे माँ बाप को इस सब का पता चल जाए तो इनकी नजरों में मेरी क्या इज्जत बाकी रहेगी। मेरा ज़मीर बार बार सवाल कर रहा था, क्या ये वो रास्ता है जिस पर चलने के लिए तुम पैदा हुई थी? और मैं खुद को समझाने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि शायद किस्मत ने यही लिखा था। मैंने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, लेकिन मैं और कर भी क्या सकती थी? मेरे पास तो अब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। मेरे अल्फाज के साथ ही आंखों से आंसू बहने लगे। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, मगर दिल जैसे बोझल हो चुका था। वो मेरी तरफ देखकर नरमी से बोली, अरे रो क्यों रही हो? तो तुम्हें अंदाजा ही नहीं है मेरे शौहर कितना हसीन मिजाज इंसान है, कितना हुस्न परस्त है। इसके मुंह से ये जुमला निकला तो मेरा दिल धक सा रह गया। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब हुस्न परस्त? वो हंसी, अरे वो मत ही क्या जो हुस्न परस्त ना हो। तुम फजूल में डर रही हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो इत्मीनान से बोली, मेरा शौहर बहुत अमीर आदमी है, बहुत समझदार भी। उसे पता है कि औरत के साथ किस तरह पेश आना है। तुम फिक्र मत करो, तुम अब इसकी दुल्हन हो, इज्जत से रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैंने बस सर हिलाया, मगर अंदर से मेरा दिल कांप रहा था। जितनी बार वो परेशान मत होना कह रही थी, मैं उतनी ही ज्यादा खौफज़दा हो रही थी। मैं एक अनजानी बेचैनी से बढ़ती जा रही थी, जैसे आने वाले वक्त में कुछ गलत होने वाला हो। खैर कुछ देर बाद वो मुझे अपने घर ले गई। घर वाकई बहुत शानदार था। ऊंची छतें, बड़े बड़े झाड़, फानूस, खुशबूदार हवा और अजीब सा सुकूत। लेकिन इस सुकूत में एक सर्दी थी, यह खामोश खौफ। इसने मुझे यह खूबसूरत मगर सादा से कमरे में बिठा दिया। मैंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। कमरा साफ सुथरा था, मगर कहीं से भी ये किसी मर्द का कमरा नहीं लग रहा था। मैं हैरान थी, क्या वाकई ये इसके शौहर का कमरा है? वो बोली, तुम यही बैठो और ये फोन अपने पास रख लो। मैंने फोन पकड़ा तो देखा कि इसमें कोई नंबर, कोई कांटेक्ट नहीं था। सुनना, इस फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश मत करना, वैसे भी तुम कर नहीं पाओगी। मेरे चेहरे पर खौफ के आसार देखकर वो मजीद बोली, जब मैं तुम्हें इस फोन पर मैसेज करूं
तो तुम सामने वाले कमरे में चले जाना, वहां जाकर बिस्तर पर लेट जाना जैसे कोई नई दुल्हन अपने शौहर का इंतजार करती है। मैंने कपकपाती आवाज में पूछा, क्या मतलब? वो जरा सख्त लहजे में बोली, जो कह रही हूँ वही करो, ज्यादा सवाल मत करो, बस जाकर वहां बैठ जाना, जबान मत खोलना। मैंने बामुश्किल हिम्मत जमा की और आहिस्ता से कहा, आपने मेरा जुमला अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैंने सब सोच रखा है, तुम्हें सिर्फ वही करना है जो मैंने कहा है। इसके लहजे में एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे कोई राज छुपा हुआ हो। मेरे दिल में अब डर नहीं, एक बेनाम सा खतरा महसूस होने लगा था। मैंने खुद को खामोश रखने की कोशिश की, मगर अंदर से मेरी रूह कांप रही थी। आखिर ये सब क्या होने वाला था? मैंने थोड़ा सा झुककर आहिस्ता से कहा, इधर तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, आप आखिर कहना क्या चाह रही हैं? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें एक रात के 20 लाख रुपए किसी मजाक में दे रही हूँ? जाहिर है कुछ ना कुछ तो ऐसा ही है जो आम नहीं है। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, वैसे तो ये भी आम बात नहीं है कि आप अपने शौहर की दूसरी शादी खुद करवा रही हैं, वो भी सिर्फ एक रात के लिए, और मुझे इतने पैसे दे रही हैं। मैं खुद ही अपनी बातों से उलझ गई थी। मुझे पहले से एहसास था ये सब कुछ नॉर्मल नहीं, मगर अब दिल मजीद बेचैन होने लगा था। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन अगर आपके शौहर ने मुझसे कोई बात पूछी, कोई सवाल किया, तो मैं क्या करूंगी? वो फौरन बोली, तुम्हें किसी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर कोई सवाल ऐसा हुआ जिसका जवाब हाँ में हो तो बस सर हिला देना, बाकी सब मैं संभालूंगी। फिर जरा तलक लहजे में बोली, तुम्हें बस इतना सा ही करना है, क्या इतना भी नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती तो फिर यहाँ तक आई ही क्यों हो? मैं चुप हो गई। इसकी बातों में एक तरह का दबाव था, एक ऐसा लहजा जो साफ जाहिर कर रहा था कि इनकार की गुंजाइश नहीं। मेरे दिल में अजीब सा खौफ उतरने लगा था। मैंने इसे गौर से देखा। वो अपने फोन में मसरूफ थी, कभी वॉइस नोट भेजती, कभी कान से लगाकर कोई आवाज सुनती। हर बार इसके चेहरे पर एक नई संजीदगी आ जाती, जैसे कोई बहुत अहम बात हो रही हो। मुझे शक हुआ, वो किसी से मुसलसल बात कर रही थी और मुझे लग रहा था कि वो शख्स इसका शौहर ही है। इसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी जब वो बोली, हाँ निकाह हो गया है, सब ठीक है। मैंने ये सुनना था कि मेरा दिल धड़कने लगा। अगर इन दोनों में इतनी समझ और मोहब्बत है तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों? मैंने खामोशी से नजरें झुका ली। खुद से कहा, शायद मुझे पैसों से मतलब रखना चाहिए, बाकी बातों से नहीं। लेकिन सच ये था कि मैं कारोबारी जहन की लड़की नहीं थी। मैं वो औरत थी जो मजबूर थी, जिसे हालत ने यहाँ ला खड़ा किया था। मेरे दिल में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, आखिर एक औरत अपनी खुशी से अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के हवाले क्यों करेगी? लेकिन मैं जानती थी, अगर मैंने ये सवाल जबान पर लाया तो शायद वो मुझ पर भी बरहम हो जाती। मैंने दिल ही दिल में सोचा, बस अब जो होना है हो जाए। मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ, वापस मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रही। मैं ये काम सी लड़की थी जो हमेशा पैसों के बारे में सोचती रहती थी। यही वजह थी कि मैं हर बात का हिसाब लगा रही थी, हर मुमकिन पहलू पर गौर कर रही थी। दिल ही दिल में सोचा, वो ठीक ही कह रही थी। अगर मैं ये सब नहीं कर सकती तो फिर यहाँ तक आना ही नहीं चाहिए था। इस औरत ने मुझसे कई ऐसी बातें की जो मेरे दिलो दिमाग में चुभ गई, मगर वो अल्फाज ऐसे थे जो मैं अब भी जबान पर नहीं ला सकती। हाँ, वक्त जरूर बता देगा कि वो क्या कह रही थी, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं बातों का मतलब खुद ब खुद वाज़ा होने वाला था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये दिन या शायद ये रात मेरी जिंदगी की सबसे अजीब, खौफनाक और आजमाइश भरी रात बनने जा रही है। ये एक ऐसी रात जिसके बाद मेरी जिंदगी कभी वैसे नहीं रहनी थी। मैं खामोशी से इस कमरे में जाकर बैठ गई। वो औरत जाते जाते बस इतना बोली, मैं तुम्हें मैसेज भेजूंगी, मैसेज में जो भी लिखा हो तुम समझ जाना कि सामने वाले कमरे में जाना है और सीधा जाकर बिस्तर पर लेट जाना है। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर मैं हैरान रह गई। वो दरवाजा बंद करने के बजाय खुला छोड़कर चली गई। मेरे दिल ने कहा, यह मौका है, भाग जा, अभी भी वक्त है। लेकिन अगले ही लम्हे अकल ने कहा, कहाँ भागेगी, कहाँ जाएगी? शायद वो औरत मेरे दिल के हालात जान चुकी थी, तभी दरवाजा खुला छोड़ने के बावजूद मुतमईन थी। इसे यकीन था कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं वहां बैठी रही। वक्त जैसे रुक सा गया। हर गुजरता लम्हा मेरी बेचैनी बढ़ा रहा था। दिल में अजीब सा शोर था, मगर कमरे में एकदम सन्नाटा।
मुझे लग रहा था कि शायद वो औरत मुझे भूल गई है। फिर अचानक फोन की स्क्रीन जगमगाई। एक मैसेज आया, जाओ कमरे में जाओ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने लरसती हुई सांसों के साथ अपना लहंगा संभाला और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। सामने वाला कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुई तो वहां एक सन्नाटा, एक बू और एक अनजाना खौफ मेरा इस्तकबाल कर रहा था। कमरे में अंधेरा था, इतना कि मैं चीजों को साफ देख भी नहीं सकती थी। मुझे नहीं लग रहा था कि अंदर कोई मौजूद है, मगर फिर भी एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं पूरी तरह लेटी नहीं, बस नीम दराज होकर बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था, हाथ ठंडे हो चुके थे और दिमाग बस एक ही बात सोच रहा था, आखिर अब होने वाला क्या है। मैं कमरे के हर कोने की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी, मगर अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि यह कमरा किसका है, लेकिन यहाँ की खुशबू इतनी दिलकश और महकदार थी कि फौरन महसूस हुआ कि यह किसी बड़े शख्स का कमरा है। आसपास महंगे और बड़े फर्नीचर नजर आ रहे थे, जो हर चीज की कीमत बता रहे थे। शायद वाकई यही इसके शौहर का कमरा था। फिर भी एक सवाल दिमाग में घूम रहा था, इसकी लाइट क्यों बंद थी और इसका शौहर कहाँ था। मैं खामोशी से बैठ गई। कमरे की खामोशी ने मेरे दिल में मजीद खौफ भर दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल कांप रहा था। मैं रोने लगी क्योंकि मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ था, न सिर्फ मौजूद हालत का बल्कि इसके मुस्तकबिल का भी। मेरे जहन में फौरन घर वालों का ख्याल आया। मेरी माँ और बहनें यकीनन मुझसे फिक्रमंद होगी, वो मुझे तलाश करने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन मेरे पास फोन नहीं था, कोई राबिता नहीं। मैं पहले ही बाजार के फोन से इन्हें मैसेज कर चुकी थी, मगर ये भी काफी नहीं था। मुझे खदशा था कि वो सब बहुत परेशान होंगे, क्योंकि मैंने कभी घर से रात नहीं गुजारी थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, इनको कैसे पता चलता कि मैं यहाँ कहाँ पहुँच गई हूँ और क्या कर रही हूँ। ये सब कुछ बहुत अजीब और नाकाबिले फहम लग रहा था, लेकिन ये सिर्फ आगाज था। मुझे इस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। कभी कभी जिंदगी ऐसे लम्हात ले आती है जिन्हें हम बिल्कुल नहीं समझ पाते, और एक मजबूर इंसान की जिंदगी एक ऐसी लिखी हुई कहानी लगती है जिसमें सब कुछ मुमकिन होता है। मुझे अपनी जिंदगी अब एक ऐसे ही गैर यकीनी, खौफनाक और नाकाबिले पेश गोई सफर जैसे लग रही थी। मैं सोच नहीं पा रही थी कि आगे क्या होने वाला है, इसका शौहर कहाँ है और मैं यहाँ क्यों बंद हूँ। हर लम्हा एक नया खौफ पैदा कर रहा था और दिल एक अजीब सा सुकूत और अस्तरब में डूबा हुआ था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, और वो औरत मुझे यहाँ पहुंचकर अचानक गायब क्यों हो गई। अब तक मैंने इसके शौहर को नहीं देखा था। टेक्निकली वो अब मेरा शौहर भी था, लेकिन हकीकत में वो कहाँ था। कुछ ही देर बाद कमरे के दरवाजे पर हलचल सी हुई। किसी ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन लाइट ऑन न की। वो सीधा बाथरूम की तरफ चला गया, जैसे इसे पता ही ना हो कि कमरे में कोई मौजूद है, और मुझे तो यहाँ इसी तरह बिठाया गया था कि मैंने कोई लफ्ज नहीं बोलना था। इसने बाथरूम में काफी वक्त गुजारा, शायद पानी लिया या कुछ गाना भी गुनगुनाता रहा। इसकी आवाज से मुझे अंदाजा हुआ कि वो तकरीबन 28 साल का नौजवान आदमी था। कुछ देर बाद वो बिस्तर के दूसरे किनारे पर आकर बैठ गया। जब इसे एहसास हुआ कि मैं भी इसी कमरे में मौजूद हूँ, तो वो बोला, ओ समीरा, तुम पहले से ही यहाँ हो। सुबह तो मुझसे इतना झगड़ा कर रही थी, लगता है अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अंदर से सोचा, मेरा नाम तो समीना है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? और हमारा निकाह हो चुका है, फिर भी ये समीरा क्यों कह रहा है? मैंने बोलने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे पहले ही हुक्म दिया गया था कि कुछ ना कहना। इसने दोबारा बात शुरू की, अच्छा ठीक है, माफ किया। तुम औरतें हमेशा अपनी गलती नहीं मानती, बस करके बैठ जाती हो, और हम मर्द तो फौरन माफ कर देते हैं, लेकिन जब औरतें हमसे नाराज हो जाती हैं तो मर्दों को ना जाने कितनी देर तक ये बातें सुननी पड़ती हैं। मैंने खामोशी से इसे देखा। दिल में एक अजीब सा खौफ और बेचैनी उभरती जा रही थी। हर लफ्ज, हर लहजा मुझे याद दिला रहा था कि मैं इस कमरे में किस हद तक मजबूर हूँ, और मेरे पास कुछ कहने का हक भी नहीं था।
मैं खामोश बैठी थी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि मुझे अपने कानों में भी सुनाई दे रही थी। वो शख्स मेरे करीब आकर बोला, जबान चलानी पड़ती है, बातें करनी पड़ती हैं, कभी जाके तुम लोग मानती हो। खैर, अब हम क्या कर सकते हैं? मैं तुम्हारा शौहर हूं तो मुझे ही तुम्हें मनाना पड़ेगा। मेरी आंखों में खौफ के साए छा गए। वो आगे बढ़ा और बोला, मुझे तुम में मजामत नजर नहीं आ रही, लेकिन आज तुम क्यों नहीं बोल रही? और ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? लगता था वो अंधेरे में मुझे गौर से देखने की कोशिश कर रहा था। अचानक मेरे हाथ लैंप से लग गया और रोशनी फैल गई। मेरी सांसें रुक सी गई थी। मुझे याद आया कि वो औरत मुझे पहले ही कह चुकी थी कि तू ना तो लाइट ऑन करनी है, ना कुछ बोलना है। अब मैं रोशनी में इस शख्स को देख रही थी। वो भी काफी संजीदा और सख्त लग रहा था। दिल में एक अजीब सा खौफ उभरा। उसके बाद जो कुछ हुआ वो बयान करना भी मुश्किल है। सब कुछ बहुत अजीब और नाकाबिले यकीन था। लेकिन जैसे सुबह की रोशनी फैली, कमरे के दरवाजे पर अचानक जोरदार दस्तक हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर के दरवाजे पर पुलिस दस्तक दे रही हो। कुछ ही देर में दरवाजा खुला और सामने वो औरत खड़ी थी जिसने मुझे यहाँ तक लाया था, समीरा। लेकिन वो अकेली नहीं थी, इसके साथ एक बूढ़ी औरत, कुछ मर्द और चंद औरतें भी मौजूद थी। इसने बुलंद आवाज में कहा, ये देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है। मेरे साथ निकाह में होते हुए किसी और लड़की के साथ इस कमरे में। मेरी दिल की धड़कन और तेज हो गई। खौफ ने मुझे जकड़ लिया और मैं इन लोगों को तेज नजरों का शिकार हो गई। इसी वक्त मुझे पता चला कि इस शख्स का नाम हसन कमाल था। दिल में एक अजीब सा खौफ और हैरत उठी कि ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है और मैं इस सारे खेल का हिस्सा कैसे बन गई। वो चुपचाप खड़ा रहा, जैसे हर लफ्ज की मानी इसके कानों तक पहुंच रहे हो, मगर दिल में कुछ न हिल रहा हो। रिश्तेदारों ने आगे बढ़कर कहा, कल तक तो तुम बड़े अच्छे शौहर बन रहे थे। सब कहते थे कि तुम अपनी बीवी से बढ़कर किसी के लिए कुछ नहीं करते, और अब ये सब क्या हो रहा है? ये जुमले सुनकर वाज़ा था कि वो सब इसकी खामोशी को समझने की कोशिश कर रहे थे और यही पूछ रहे थे कि इसका मतलब क्या है। इसने कुछ न कहा, बस चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। इसकी बीवी भी हैरान थी कि वो रद्द अमल क्यों नहीं दे रहा, क्यों इसके चेहरे पर कोई जज्बाती तब्दीली नहीं आई। फिर इसने आहिस्ता से कहा, इसमें बुरा क्या है? ये लड़की तो मेरे साथ निकाह शुदा है। इसके लहजे में इतनी पुख्तगी और सुकून था कि हर किसी के दिल में हैरत और खौफ दोनों पैदा हो गए। इस दौरान सबसे बड़े रिश्तेदार ने मुझसे पूछा, ए लड़की, बताओ तो तुमने इसके साथ निकाह किया है या नहीं? मैंने झट से जवाब दिया, हाँ निकाह हुआ है। लेकिन समीरा ने फौरन दरमियान में आकर कहा, कोई निकाह नहीं हुआ, इसे सबूत दिखाओ। मैंने ठंडे दिल से कहा, आपके पास तो सबूत ही मौजूद है। इसने ठंडे लहजे में कहा, मेरे पास तेरे निकाह का सबूत कैसे हो सकता है? क्या मैं अपनी दिमागी हालत दुरुस्त रखकर खूबसूरत लड़की की शादी अपने शौहर से करवाऊं ताकि वो मुझे छोड़ दे? ये कैसी बात है? उसके जुमलों में यह खसम की तलखी और हैरत थी। इसने रिश्तेदारों को मुखातिब करते हुए कहा, कोई भी बीवी अपनी शादी किसी कम उम्र खूबसूरत लड़की के साथ अपने शौहर के लिए नहीं करवाती जिससे वो खुद इतनी मोहब्बत करती हो। सब कुछ सुनकर रिश्तेदार हैरान रह गए। ये सब सुनकर उन्होंने इसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तुम अपनी बीवी पर इल्जाम लगा रहे थे और अब यहाँ अपने ही घर में ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन हसन कमाल की खामोशी और चेहरे पर पाई जाने वाली सुकून की वजह से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो दरअसल क्या सोच रहा है। मैं खामोशी से सब कुछ देख रही थी। दिल में खौफ और हैरत की मिली जुली कैफियत थी। मेरे जहन में एक सवाल बार बार आ रहा था, ये शख्स वाकई क्या सोच रहा है और आगे क्या होने वाला है? वो लम्हा कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वक्त रुक गया हो। हसन कमल ने समीरा की तरफ देखा और खड़े खड़े 3 मरतबा बुलंद आवाज में ऐलान किया, मैं कमल नवीद हसन तलाक देता हूँ। सब लोग हैरान रह गए। समीरा अपनी जगह पर हाथ रखे बैठ गई, जैसे दिल ही दिल में इस सब के होने का असर महसूस कर रही हो। रिश्तेदारों ने गुस्से और हैरत के मिले जुले अंदाज में कहा, हमारे खानदान में आज तक किसी मर्द ने औरत को तलाक नहीं दी। तुमने गलती की और ऊपर से सबके सामने ये भली औरत को तलाक दे दी। हसन ने खामोशी से जवाब दिया, ये भली औरत मेरे खिलाफ इतना घटिया मंसूबा बना चुकी है कि आप लोग अगर सुने तो कानों को हाथ लगाना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मेरी आंखें खुली रह गई। मैंने समीरा का चेहरा देखा जो खौफ और हैरत के मिला जुला असर लिए हुए थे।
हसन ने आगे कहा कि इस लड़के से झूठ बोला गया कि इसका मेरे साथ निकाह हो गया, हालांकि हकीकत में कोई निकाह नहीं हुआ था और निकाह नामा भी झूठा था। ब्यूटी पार्लर में कौन सा निकाह होता है? इसने सवालिया अंदाज में कहा। इस मासूम लड़की को बेवकूफ बनाकर पैसों का लालच देकर यहाँ भेजा गया ताकि ये साबित किया जा सके कि इसका किसी और के साथ चक्कर है। हसन कमल ने कहा, कुछ दिन पहले मैंने इसका चक्कर पकड़ लिया था। वो अपने से आधी उम्र के लड़के के साथ ताल्लुक रख रही थी। मैंने इसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। इसके लहजे में सख्ती और फैसलाकुनपन था। इसने आगे कहा, ये बेवफा और बदकिरदार औरत ऊपर से झूठ बोलती है, धोखा देती है। ऐसी औरत को मैं अपनी जिंदगी में क्यों रखूं? बस निकाल दिया। मैं खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। दिल धड़क रहा था और एक अजीब सा खौफ और हैरत मेरे दिलो दिमाग पर छा गया था। एक लम्हा न सिर्फ मेरे लिए बल्कि समीरा के लिए भी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिसने सबके चेहरे और हालात बदल दिए। मैंने दिल ही दिल में सोच रही थी कि अब आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। इसने कहा, मैं अब इसी लड़के से शादी करूंगा, यही बनेगी मेरी बीवी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, मगर इसके लहजे में इतनी संजीदगी और एहतराम था कि दिल को सुकून मिला। इसने मुझे इज्जत के साथ घर भेज दिया। वापस आकर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे डांटे या अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मैं सही सलामत वापस आ गई थी। हुआ कुछ यूं कि जल्दी से मेरा हाथ लैंप पर लग गया और कमरे में रोशनी फैल गई। मुझे क्या मालूम था कि अमीरों ने अपने साइड टेबल पर लैंप रखा होता है जिसका बटन बिल्कुल बिस्तर के पास होता है। हसन ने मेरी शक्ल देखी और पूछा, कौन हो तुम? मैंने मजबूर होकर बताया, मैं तुम्हारी बीवी ही हूँ। इसने मुझे बताया, तुम्हारे साथ कोई निकाह नहीं हुआ। रात भर इसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, बस एक तरफ बैठा रहा। फिर वही हुआ जिसकी मैं उम्मीद कर रही थी। सुबह इस औरत ने खानदान के मोअज़्ज़िज़ीन और रिश्तेदारों को इकट्ठा किया ताकि कमल हसन को बदकिरदार साबित करे, लेकिन इसकी चाल इसी पर भारी पड़ गई और नतीजा ये निकला कि मैं एक अमीर आदमी की बीवी बन गई। इसने मेरी बहनों को भी अपने ही घर बुला लिया और मेरी माँ भी अब सबके साथ रहने लगी। मजीद ये कि इसने मेरी 2 बहनों की शादी भी एक ही दिन में करवा दी और वो दोनों खुश हैं। अब सिर्फ मेरी एक बहन बाकी रह गई है और मैं दिल ही दिल में सोच रही हूँ कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ और मेरी जिंदगी वाकई ये ख्वाब से कम नहीं रही। मेरी छोटी बहन अब अपनी पढ़ाई में मसरूफ है और माँ का इलाज भी मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह ने हमें वो सुकून दिया है जिसकी हमने कभी दुआ की थी। कमल हसन मेरा शौहर इस दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। मैं जब भी कुछ कहती हूँ वो फौरन पूरा कर देता है। कहता है, तुम एक मासूम लड़की थी, शायद तुम्हारी मदद के लिए ही अल्लाह ने मुझे तुमसे मिलाया था। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर वाकई वो मेरी जिंदगी में ना आता तो पता नहीं आज मेरा क्या हाल होता। वो ठीक कहता है, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं चल निकली थी वो कहीं भी खत्म हो सकता था, मगर अल्लाह ने मेरी तकदीर को एक बेहतर मोड़ दे दिया। आज हम दोनों मियाँ बीवी हैं, एक पाक और खूबसूरत रिश्ते में बंधे हुए। हमारा निकाह सिर्फ 2 दिलों का नहीं बल्कि 2 जिंदगियों का मिलाप है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मुझे ऐसे इंसान के साथ जोड़ा जो इज्जत, एहसास और मोहब्बत से भरपूर है। अब मेरी जिंदगी में ना खौफ है ना बेसुकूनी, सिर्फ इत्मीनान और शुक्र है। कमल हसन ने मुझे सिर्फ सहारा ही नहीं दिया बल्कि मेरा मान भी रखा, मेरी इज्जत भी बचाई। मैं अब हर दिन ये सोचती हूँ कि किस्मत कभी कभार इंसान को बहुत अजीब रास्ते से इसकी मंजिल तक पहुँचा देती है। आखिर में बस एक सवाल दिल में आता है, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या यही फैसला करते? और क्या आपको नहीं लगता कि कमल हसन ने जो कुछ किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया? क्योंकि बाज़ औक़ात ये गलत फहमी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है, मगर अल्लाह जिसके साथ हो उसकी किस्मत कभी खराब नहीं होती। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।